Good morning to all of you. Myself Rohtas, Assistant Professor, GCW Sirsa. Today's topic is deforestation. Deforestation is a very serious problems क्योंकि आज का जो हमारा युग है उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो फॉरेस्ट की है, वनों की है। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट साइंस का, जो BA BSc BCom फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसके साथ साथ में ये BA फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके भी एक चैप्टर है डिफोरेस्टेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डिफोरेस्टेशन क्या है, क्या इसके कॉजेज है, क्या इसके इफेक्ट है, कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। डिफोरेस्टेशन सबसे डिफोरेस्टेशन का मतलब यहाँ पर है कि वनों की कटाई। आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि हम अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए या इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से वनों की कटाई करते हैं। और ये जो वनों की कटाई है जो रैपिड गति से हम कर रहे हैं, अंधाधुंध गति से जो कर रहे हैं, इसी को हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। डिफोरेस्टेशन इज द फुल और द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि चाहे हम छोटी स्केल की बात करें या बड़ी स्केल पर बात करें, तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, वनों का विनाश करना या वनों का विलुप्त होना, और एरिया ऑफ ट्री इन ऑर्डर टू क्लियर लैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। यदि हम किसी एक एरिया के जो फॉरेस्ट को यदि हम क्लियर करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड कन्वर्सन ऑफ द फॉरेस्टेड लैंड टू द नॉन फॉरेस्टेड लैंड, यानी कि हम चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ह्यूमन ने यानी कि हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है कि इसके अंदर जो फॉरेस्टेड लैंड है, यानी कि जहाँ पे पहले पेड़ पौधे उगे हुए थे, फॉरेस्ट थे, उसको हम नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर, नॉन फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि हमने इसको बार बार इसको काटा है, इसको हम चाहे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हिसाब से, चाहे हम पॉपुलेशन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, तो इस हिसाब से जब हम वनों की कटाई करते हैं या वनों का जो विलुप्त होना है धरातल से, उसी को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। विश्व में आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड कि कौन कौन से एरियाज के अंदर या कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर कितना कितना परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर है। ये जो डेटा हमारे पास है ये 2005 का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर 29% सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि यूरोप जो कंट्री है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 29% है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 22% फॉरेस्ट कवर एरिया है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 19%, एशिया की बात करें तो 14%, अफ्रीका की बात करें तो ये 13%, एंड ओशनिया यानी कि जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं दैट इज वेरी लेस, ओनली 3% फॉरेस्ट। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस किस कॉन्टिनेंट के अंदर कितना कितना फॉरेस्ट एरिया है। डिफोरेस्टेशन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल है, जहाँ पर पेड़ों को काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, और ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है अंधाधुंध तरीके से, तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो दीज आर द सीरियस कंसर्न्स अबाउट वी हैव टू बी थिंक, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए ताकि हम किस प्रकार से इसको कंजर्व कर सकें। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो वनों पर जो कटाई हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं या किस वजह से वनों की जो कटाई हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट की यदि हम बात करें तो हमें पता है कि आज हमारे पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, और पिछले 50 वर्षों में यदि हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिसके कारण हमें इनके लिए फूड है या सेटलमेंट्स की बात करें, सेंटर्स की बात करें या इस कपड़ों की बात करें, तो इन डिमांड की बढ़ते या पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और इनको पूरा करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए हम चाहे एग्रीकल्चर करना है तो हमें फॉरेस्ट एरिया को कवर करना पड़ता है। तो पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी कि हम पहाड़ी एरिया के अंदर है या जहाँ पर भी ग्रास लैंड है, तो
ये ज़रूरी है कि उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, यानी कि फॉरेस्ट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन हम अनरेस्ट्रिक्टेड और ओवर ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि अतिचारण करते हैं, तो वो वनस्पतियों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। द ओवर ग्रेजिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी, ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. So we want to stop, we have to be stop the overgrazing if we want to grow the natural vegetation properly. The shifting cultivation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है एक्चुअली में कि मान लीजिए ये हमारा एक फॉरेस्ट एरिया है, एक ये एरिया है, तो इसमें क्या करें, जो ट्राइब्स लोग हैं इस एरिया के फॉरेस्ट को पहले क्लियर करेंगे, काटेंगे, और इसको क्या है मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पर करेंगे। 3-4 साल बाद यहाँ एग्रीकल्चर करने के बाद में फिर ये दूसरे एरिया को इस प्रकार से मतलब क्लियर करेंगे फॉरेस्ट, वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे। फिर किसी दूसरे एरिया को क्लियर करेंगे और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर करेंगे। इस प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स इन विच द लैंड्स आर शिफ्टिंग नॉट द क्रॉप्स। इस एरिया को पहले कवर किया जाता है, इसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान हो रहा है हमारा फॉरेस्ट हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कट हो रही है। तो इसकी वजह से ये जो है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी रोका जाना चाहिए, वहाँ पर परमानेंट एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो नुकसान हो रहा है फॉरेस्ट को उसको हम थोड़ा रोक सकें। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे कि बागवानी है, तो बागवानी करने के लिए भी हमें पता है कि वनों का बहुत बड़ा जो भूभाग है वो हम व्यापारिक या जो कॉमर्शियल जो प्लांटेशन के लिए उसको कट करते हैं। मान लीजिए हम टी प्लांटेड करते हैं, चाहे हम कॉफी प्लांटेड करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो प्लांटेशन जो जो क्रॉप है, चाहे हम रबड़ प्लांट की बात करें या ऑर्चिड्स की बात करें, सेब है, चाय है, अंगूर है, ये सारे के सारे जो है इनको हम पहाड़ी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं। पहाड़ी एरिया के अंदर ग्रो करने के लिए सबसे पहले वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो इसलिए जो हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन। देन माइनिंग, यानी कि खनन। हमें पता है कि खनन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा जो प्लेट्यू एरिया है, इसके अंदर काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं। यदि वहाँ पर कुछ मिनरल्स निकलते हैं, लोहा है, कोयला है, जो भी है, तो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट है इसको क्लियर करेंगे, और वहाँ पर फिर क्या है उन चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट की कटाई होगी, और इसी को ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो आता है मेगा हाइडल प्रोजेक्ट। हाइडल प्रोजेक्ट यानी कि हमें पता है कि बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज डैम बिल्ट अप्स आर ऑन द रिवर्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर जितने भी जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाता है, और काटने से फिर क्या होगा कि वहाँ पर जो है आसपास के एरिया के अंदर कई बार फ्लड फ्लड जो है आ जाते हैं, या बहुत बड़ा मतलब जो एरिया है जो फॉरेस्ट का उसको क्लियर किया जाता है। तो मेगा हाइडल प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी कि बड़ी यातायात परियोजनाएं हम लागू करते हैं। अभी हमें पता है कि पिछले 3-4 सालों से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो है 4 लेन 6 लेन हाईवेज जो है बने हैं। तो हमें पता है कि इसके किनारों के ऊपर जितने भी जो ट्रीज थे, मान लीजिए कोई सिंगल हो रहा है उसको डबल करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी जो फॉरेस्ट होंगे पहले इनको काटा जाएगा, और तभी फिर क्या है मतलब डबल या 4 लेन रोड बनेंगे। तो मेगा जो ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण। इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, स्थापित करने के लिए हमें क्या है फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, वनों को साफ किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वनों को काटा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई हम कॉटन इंडस्ट्री लगा रहे हैं या पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, रॉ मटेरियल के अंदर भी हम क्या उन फॉरेस्ट को या बैम्बूस को या ग्रास लैंड को उसको यूज करेंगे। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। कि हमें ये पता है कि आज का जो मॉडर्न एरिया है इसके अंदर लोग जो है काफ़ी जो भीड़ भाड़ या जो कंजस्टेड जो एरिया है उससे बाहर निकल कर कहीं ऐसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर घूमने को जाते हैं, जो उन एरिया को अट्रैक्ट करते हैं या उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर होटल बनाए जाते हैं। यदि होटल बनेगा वहाँ पर रोड बनेगा,
या सेटलमेंट बनेंगी तो क्या होगा, वहाँ पर जितने जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर हमें करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो टूरिज्म इज ऑल्सो ए फैक्टर, यानी कि जो पर्यटन होते हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं, यानी कि इसके एक मुख्य कारण के रूप में आता है डिफोरेस्टेशन के। उसके बाद डिफॉल्टिंग फॉरेस्ट मैनेज, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो भी खराब, यानी कि वन प्रबंध की वजह से भी क्या डिफोरेस्टेशन होता है। इससे क्या होता है कि वनों को लगाने के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए जो नियम और जो कानून बनाए गए हैं उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण भी जो है वनों का विनाश हो रहा है। नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज में कई बार हमें पता है कि अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार जो है फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, ठीक है, लावा लगी जिसको हम बोलते हैं, उनके कारण भी जो है बहुत सारा जो एक एरिया होता है वो, वहाँ की फॉरेस्ट वो जल जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिमांड ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी की मांग, लकड़ी की मांग भी क्या है काफ़ी, हमें पता है कि हम आजकल जितने भी जो हाउसेज बन रहे हैं, मॉडर्न हाउसेज बन रहे हैं, उसमें फर्नीचर बहुत ज़्यादा लगता है। फर्नीचर की जो कमी है उसको हम फॉरेस्ट को काट कर ही दूर कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द वुड विच इज यूज बाय द फर्नीचर एज वेल एज द फ्यूल्स, डोमेस्टिक जो फ्यूल्स है उसको भी हम उसमें यूज करते हैं। तो these are the major factors or major causes behind the deforestation. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसके हमने डिस्कस किया कॉजेज। कॉजेज में फिर एक बार बोले जैसे एग्रीकल्चर है, लॉजिंग है, डेजर्टिफिकेशन है, अर्बनाइजेशन है, फॉरेस्ट फायर है, माइनिंग है, ये भी कुछ और फैक्टर्स है जो डिफोरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि जब वनों की कटाई होती है, डिफोरेस्टेशन होता है, तो इसका क्या इफेक्ट होंगे। तो इफेक्ट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि इससे क्या होता है, क्लाइमेट इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि जब वनों की कटाई होगी तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारा जो क्लाइमेट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी आती है और रेनफॉल जो रिसीव हो रही है हमारी अर्थ के ऊपर वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट होते हैं वो रेनफॉल लाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो जहाँ जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन काफ़ी होगा। इसके साथ साथ में ये हमारे जो जो फॉरेस्ट होते हैं दे ऑल्सो मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो जिससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग यदि होगा तो हमारे कोस्टल एरिया के जितने भी जो सेटलमेंट्स है या जो भी डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे के सारे उसके अंदर वाटर के अंदर कवर हो जाएंगे, क्योंकि इससे सी लेवल राइज होगा, समुद्र का जो पानी बढ़ेगा ऊपर उठेगा, और इससे कोस्टल एरिया सारे के सारे डूब जाएंगे। इफेक्ट ऑन एनिमल्स, इससे क्या होता है, एनिमल्स का मतलब कि जो ऐसे एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर रहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि द फॉरेस्ट इज प्रोवाइडेड हैबिटेट्स फॉर द मेनी काइंड्स ऑफ द एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर है, चाहे वो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है या मैमल्स है। तो इससे क्या होगा, चाहे मतलब जो हाथी है, गेंडा है, या जो भी हमारे इसमें टाइगर है, बहुत सारे जो बर्ड्स है, तो ये सारे के सारे जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये भी क्या चीज़ें नहीं रहेंगी। इससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या हमारा जो फूड चेन की जो एक जो इकोसिस्टम है वो हमारा जो गड़बड़ा जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो हमारा क्लाइमेट के ऊपर होगा, उसके बाद वो एनिमल्स के ऊपर, और यदि हम बात करें ह्यूमंस के ऊपर, जब इन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट होगा तो हमारे ह्यूमंस, हम इससे क्या है बचे हुए नहीं रह सकते, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होगा, हमारे जितने भी जो डेवलपिंग एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा इसको हम लोग कह सकते हैं कि मानव जाति इससे प्रभावित होगी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर नहीं होगी या रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हमारा इकोनॉमिक या जो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर हम जो है जो उसी प्राइमरी स्टेज के अंदर पहुंच जाएंगे जिससे हम मानव का ओरिजिन हुआ था। लॉस ऑफ लिविंग स्पेस फॉर द इंडिजीनियस ट्राइब्स, यानी कि हमारे जो यानी कि आंतरिक भागों के अंदर, ये जो ट्राइबल एरिया के अंदर जितने भी जो हमारे जो लिविंग स्पेस है, ठीक है,
तो उनकी जो संस्कृति है या वो हम लोग कह देते हैं कि उनका जो एरिया वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, लॉस हो जाए लिविंग स्पेस फॉर द इंडिजिनियस ट्राइब, यानी कि हमारे जो घरेलू या हमारे जो अंतर्जात या हमारे इंडिया के अंदर जितने भी जो ट्राइबल एरिया के अंदर या ट्राइबल की बात करें या दूसरे हमारे फॉरेस्टेड पीपल की बात करें या उन एनिमल्स की बात करें, तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर या ट्राइबल एरिया के अंदर रहते हैं, वो सारे के सारे लॉस हो जाएंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में क्या होती है कि इसके अंदर हमारे जितने भी जो एनिमल्स प्लांट्स किंगडम्स इनकी जो वेराइटीज होती है, ठीक है, तो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स आर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, जैव विविधता, तो क्या होगा, इससे हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा। जब इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी जो फूड चेन की जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब होती है। इससे क्या होता है, सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन हमें पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं या चाहे ग्रास है, सर्ब्स है, जितने भी है, दे दे कंट्रोल ओवर द सॉयल इरोजन। यदि हम सारे के सारे पेड़ पौधे काट देंगे तो जब जैसे चाहे स्नो मेल्ट होगी, रिवर के अंदर पानी आएगा या रेनफॉल की वजह से, तो हम वो सॉइल इरोजन को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ग्रास वगैरह नहीं रहेंगे, तो सॉइल के जो लूज पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ या पानी के साथ या ऐसे उड़ जाएंगे और सॉइल इरोजन होगी। सॉइल इरोजन होगी तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम अफेक्ट होगा। हाइड्रोलॉजिकल इफेक्ट, हमारा जो जल चक्र है या हाइड्रो मतलब जो हमारा जो जल है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली जो रेनफॉल लाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा जितने भी जो जो रेनफॉल लाने में जो सहायक होते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट का काफ़ी जो रोल होता है जो इवोपोरेशन को या मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल जो इफेक्ट है, यानी जल के कारण जो हमारा जो प्रभाव होता है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन इन सब के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में फ्लड की यदि हम बात करें तो फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, फ्लड के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे। तो क्या है, फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड, फॉरेस्ट फ्लड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यदि हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा नदियों के आसपास का जो एरिया चाहे हमारी एग्रीकल्चर सारी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे मतलब इफेक्ट है या कुछ ऐसे प्रभाव है जो कि हमें डिफोरेस्टेशन के कारण हमारे ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यदि हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन में हम इसको कंजर्वेशन की बात करेंगे कि हम किस प्रकार से डिफोरेस्टेशन को कंजर्व कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट है यानी कि सरकार नियम बनाए, कानून बनाए, उन कानून को जो है सख्ताई से पालन करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद कन्विंस फार्मर टू अवॉइड डिफोरेस्टेशन, फार्मर को भी हमें कन्विंस करवाना होगा कि वो डिफोरेस्टेशन को रोके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। रिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे काटे गए हैं वहाँ पर वन लगाया जाए। एफोरेस्टेशन मतलब जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर भी हम पेड़ पौधे लगाए। रिफोरेस्टेशन का जहाँ पर पेड़ काटे हैं वहाँ पर हम दोबारा लगाए। एफोरेस्टेशन मतलब जहाँ पर पहले पेड़ पौधे नहीं है, डेजर्ट एरिया, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लांटेड मोर एंड मोर ट्री इन द एरिया हैविंग नो ट्री, और जहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट है उसका भी सहारा लेना चाहिए। इसमें क्या है कि पूरे बहुत सारे देश मिलकर जो है किसी भी देश के अंदर जो चाहे वो ट्री प्लांटेशन का है या एनर्जी सेव का है या इको फ्रेंडली जो भी हम चीज़ें हैं उसको यूज करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। चेंज और कंजप्शन बिहेवियर, हमारा जो कंजप्शन बिहेवियर का जिस प्रकार से हम लकड़ी का जो यूज करें उसको हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मतलब उसका सब्स्टिट्यूट हमें देखना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा ये सब चीज़ें हो सकती है। और कन्विंस अदर यानी दूसरे लोगों को भी हमें कन्विंस करना चाहिए ताकि हम डिफोरेस्टेशन से होने वाले नुकसान को बचा जा सके, हमारे फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सके, और इसके ज़्यादा हम पूरे सोसाइटीज़ और लोग मिलकर जो इसके लिए काम करें तो हमारा जो
डिफोरेस्टेशन है उसको हम रोक सकते हैं। जैसा कि हर साल हम इन्वायरमेंट डे 5 जून, जैसे आज 5 जून है तो हम हर साल जो है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें कम से कम अपने घर के आसपास में, अपने घरों में या खेत खेत खलिहानों के अंदर या रोड किनारे हमें कम से कम पेड़ जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हम जो हमारी डिफोरेस्टेशन है उसको हम रोक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन हम कर सकें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग यह है टू कंजर्व फॉरेस्ट इन सच ए मैनर दैट प्रेजेंट नीड कैन बी फुलफिल विदाउट द कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर, यानी कि इसका मतलब है कि हम आज की हमारी ज़रूरतों को हम पूरा करें, लकड़ी से या फॉरेस्ट से जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको आज से हम आज के अकॉर्डिंग हम पूरा करें, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको उसके लिए भी हम कुछ बचा कर रखें या उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। द कन्वर्सन ऑफ फॉरेस्ट इज नीड ऑफ टुडे, यानी जो कंजर्वेशन है आज की बहुत ज़रूरत है। आज के हिसाब से यदि हम बात करें तो आज हमें फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम बचा सकें। यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे स्टेप्स की, यानी कुछ वो किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वैसे मतलब कोई भी हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसके 33% के ऊपर जो है पेड़ पौधे होने चाहिए, लेकिन यदि हम बात करें हमारे इंडिया के लगभग ये 19 या 21% हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया है, तो इतना फॉरेस्ट एरिया को हमें और बढ़ाना है। तो ठीक है, 1/3 पार्ट के ऊपर हमें फॉरेस्ट फॉरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए। तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला इसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कृषि वानिकी। इसमें हम कृषि के साथ साथ जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके साथ साथ हम कुछ पेड़ पौधे भी लगाएं, ठीक है, और इससे हमें क्या है बहुत सारे उत्पाद भी यानी कि प्रोडक्ट भी हमें अवेलेबल होंगे या मिलते रहेंगे, जैसे लकड़ी है, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा नेचुरल जो वेजिटेशन है उसके ऊपर जो प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद में रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन वनों का नवीकरण, यानी कि जिन क्षेत्रों में जितने भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनके स्थान पर दोबारा पेड़ पौधे लगाएं। रिफोरेस्टेशन मतलब टू रीग्रो द फॉरेस्ट आफ्टर द कटिंग, यानी कि कट होने के बाद या हम कटिंग कर देते हैं जहाँ पर भी हम चाहे मतलब अपने प्लॉट के अंदर, खेत खलिहान के अंदर ये फॉरेस्ट को काटते हैं तो दोबारा से वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं, इसी को बोलते हैं रिफोरेस्टेशन, वनों का नवीकरण। उसके बाद हैं शेल्टर प्लांटेशन। शेल्टर प्लांटेशन का मतलब आश्रय रोपण जिसको हम बोलते हैं, कि वृक्षों का रोपण फसलों को तेज हवा और धूप से बचाने के लिए भी किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि हम टी प्लांटेशन की बात करें तो टी प्लांटेशन में अगर हम कहीं भी पेड़ पेड़ लगाते हैं बीच में ताकि उनको डायरेक्ट सन रेज ना मिल सके और हवा की स्पीड को भी हम कर सकें, इस प्रकार से शेल्टर प्लांटेशन हमें करना चाहिए। इससे हम क्या है, जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ताकि डेजर्टिफिकेशन जो है मतलब कम फैले या उसको हम रोक सकें। एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन रोपण, वनों को रोकना, ठीक है, और उन क्षेत्रों में वन रोपण करना जहाँ पहले वन नहीं थे। तो प्लांटेड इन सच एन एरिया वेयर देयर इज नो प्लांट्स अर्थ, जहाँ पर पहले कोई प्लांट नहीं थे वहाँ पर हमें पेड़ पौधों को लगाना। सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम एक सामुदायिक रूप से, हम कम्युनिटी के रूप में क्या है बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और इस शब्द का यानी कि जो सोशल जो फॉरेस्ट्री है इसका सबसे पहले जो प्रयोग है 1968 में जेएस वेस्टोबी ने किया था, जेएस वेस्टोबी ने। और उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे जैसे बबूल है, पॉपुलर है, अर्जुन है, क्लियर है, करजन है, बांस है, इस प्रकार के पेड़ पौधों को लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने लगवाने की अपील की थी, सोशल फॉरेस्ट्री। उसके बाद में अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री के हमें पता है कि अर्बन एरिया के अंदर चाहे कम्युनिटी पार्क है या कोई कम्युनिटी हॉल है या जो हमारे जो रोड के किनारे हैं, ठीक है, जो हमारी जो गली मोहल्ले हैं वहाँ उसके आसपास में खाली पड़ी जो जमीन है वहाँ पर हम फॉरेस्ट को लगा सकते हैं ताकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो काफ़ी बढ़े। इसके साथ साथ में कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री यानी कि वाणिज्य फॉरेस्ट्री, इस प्रकार के वानिकी में हम उन पेड़ पौधों को रोपण करते हैं जिनकी उद्योगों में मांग ज़्यादा होता है, यानी कि वी प्लांट सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज मोर डिमांड द इंडस्ट्रीज, जिनकी उद्योगों के अंदर या चाहे वो फर्नीचर की बात करें किसी रूप में उनकी जो डिमांड होती है, इस प्रकार के हम यदि ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएं तो इससे क्या होगा कि हम नेचुरल वेजिटेशन का ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी।
और इसके साथ साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसके द्वारा हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। और भी इसमें जैसे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए हमें, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी लिमिटेड रहेगी और हम फॉरेस्ट को कट नहीं करेंगे। वीवो प्रोजेक्ट का मतलब है जो पहले से जो भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं वनों के जो संरक्षण से रिलेटेड, उन परियोजनाओं को हमें मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि किसी पर चाहे हम रेल बिछाने का कार्य करें, सड़क बनाने का कार्य करें या बांध बनाने का कार्य करें, इससे पहले हमें इन्वायरमेंट के ऊपर उनके पड़ने वाले इफेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर हमें आगे की कुछ कार्रवाई को करना चाहिए। बिफोर बिफोर application of any project, first we have to review that application, that if there is a negative effect on the environment then we can stop that project, and we also search the substitute of that project. स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हर साल काफी जो हेक्टेयर्स के अंदर जो है फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें उनको स्टॉप करवाना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, उनको दूसरे प्रकार के एग्रीकल्चर, चाहे वो टेरेस फार्मिंग है, परमानेंट एग्रीकल्चर है, उसको हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए और साथ साथ में अवेयर भी करना चाहिए लोगों को। ये अवेयरनेस यहाँ पर है, यानी कि जागरूक करना चाहिए लोगों को कि डिफॉरेस्टेशन होगा तो आने वाले टाइम में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, या इम्बेलेंस इकोसिस्टम है, या हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल इफेक्ट है, बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जो हमें आने वाले समय के अंदर, या सबसे पहले बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वाटर की भी बात करें तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। उसके बाद यूज ऑफ हाई टेक इन माइनिंग प्रोसेस, यानी कि जो माइनिंग प्रोसेस हमारी हो उसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना चाहिए, ताकि क्या है इससे पड़ने वाले जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें या कम कर सकें। So these are the some steps through which we can stop deforestation, और हम फोरेस्टेशन को कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कुछ मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट। हमें पता है कि बहुत सारे मूवमेंट चले गए थे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो इसमें यदि हम कुछ एक मूवमेंट की बात करें तो एक हमारा इसमें चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब हग द ट्री, ठीक है, पेड़ों के चारों ओर मतलब अपने जैसे हग करना, ताकि जो लोग उसको काट रहे हैं वो उसको ना काट सके। So this type of movement is started in 1972 from T गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का जो एक मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था, लेड बाय द सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, सुदेशा देवी, ठीक है, ये बहुत सारे लोग थे जिसके अंदर गौरी देवी और बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जिसका पीछे अभी जो डेथ हुई है, ठीक है, पद्मश्री से अवार्डित थे, सुदेशा देवी। तो इनका सब जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस मूवमेंट का, मेन ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट ट्री, यानी कि ट्री को बचाना था। मेन प्रोजेक्ट यही था कि उनको ऑब्जेक्ट उनका यही था कि किसी न किसी प्रकार से पेड़ों को बचाए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे वो जो काटने जा रहे थे उनसे बचाना। The main demand for the protest was that the tree should not be cut। उनकी सबसे पहली डिमांड ये थी कि पेड़ों को ना काटा जाए, as they benefit the local, क्योंकि वो लोकल लोगों को बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। The slogan of चिपको मूवमेंट्स was, यानी कि उस टाइम उनका जो स्लोगन था, उनका जो नारा था इस आंदोलन का, वो था 5F। 5F का मतलब होता है कि फूड, सबसे पहला फूड भोजन, फ्यूल यानी कि हमें ईंधन देते हैं फ्यूल, फोडर पशुओं के लिए चारा, फाइबर्स, ठीक है, ये हमें वो फाइबर्स प्रोवाइड करवाते हैं, एंड फर्टिलाइजर खाद। तो ये 5F का नारा उन्होंने दिया था चिपको मूवमेंट के टाइम में, ताकि वो जो है पेड़ पौधों को ना काट सके और लोग इसके बारे में अवेयर हो। इसी प्रकार का एक मूवमेंट और था जिसको बोलते हैं एपिको मूवमेंट, जो साउथ इंडिया के अंदर ये जो चिपको मूवमेंट था, इसी को देखकर वो मोटिवेट हुए थे। द विलेजर ऑफ उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका प्रोविंस इन साउथ इंडिया वर इंस्पायर्ड द फेमस चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से ये जो कर्नाटका के अंदर यानी जो कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो लोग हैं इससे काफी इंस्पायर्ड हुए, ठीक है। हक द ट्री मूवमेंट यानी कि जो चिपको आंदोलन है उससे फ्रॉम उत्तराखंड टू लॉन्च सिमिलर मूवमेंट टू सेव देयर फॉरेस्ट। और उन्होंने भी इस प्रकार का एक मूवमेंट जो चलाया
जो कि अपिको मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। ड्यूरिंग सितंबर 1983 men, women and children of the Salkani hug the tree। सल्कनी के जो लोग थे वहाँ के आसपास के एरिया, उन्होंने क्या ट्री को हग किया, यानी कि उसके चारों ओर चिपक गए। इन द कैलाश फॉरेस्ट द एपिको इज द लोकल टर्म ऑफ हगिंग इन द कन्नड़ा, यानी कि जिस प्रकार से हम चिपकना बोलते हैं पेड़ों के चारों ओर, ठीक है, हगिंग, तो एपिको का मतलब ये कन्नड़ की भाषा के अंदर का मतलब है कि पेड़ों के चिपक जाओ। इस प्रकार से हमारा चिपको मूवमेंट है, तो इसी प्रकार से एपिको मूवमेंट, ये कन्नड़ के अंदर इसका जो लोकल नेम है। एपिको आंदोलन गेव बर्थ टू ए न्यू वॉइस टू ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के अंदर इस प्रकार का मूवमेंट है, जो पहला मूवमेंट था उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन था ये, और काफी नए नए लोग इससे जुड़कर आए थे और काफी मुहिम चल पड़ी थी फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो ये दो प्रकार के मूवमेंट है आपकी इन्वायरमेंट साइंस के लिए दिया है, एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के कुछ और मूवमेंट थे इंडिया के अंदर जो ट्री को बचाने से संबंधित थी या इन्वायरमेंट को बचाने से संबंधित थी, जिसमें पहला था बिश्नोई मूवमेंट इन राजस्थान बाय अमृता देवी इन 1717 के आसपास में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेजर टीवी को बचाने के लिए। उसके बाद में साइलेंट वैली मूवमेंट जो हुआ था 1978 केरला के अंदर। उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन 1982 इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन 1985 in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, led by the Neta Patekar, Baba Amte, etc. And Terry Dam conflict 1990 with Uttarakhand. So these are some other movements regarding the save of the environment of the forest. थैंक्स फॉर बीइंग वाचिंग। ये तो था हमारा डिफोरेस्टेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या कॉजेज है और क्या इसके इफेक्ट है और किस प्रकार से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं।